हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। आज हम अपना चैप्टर 10 स्टार्ट करते हैं न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, जिसका नाम है पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम इन इंडिया, यानी भारत में दल एवं दलीय प्रणाली। यानी किस तरीके से भारत के अंदर राजनीतिक दलों का विकास हुआ और किस प्रकार की दलीय व्यवस्था भारत में आज़ादी के बाद रही और आज किस तरह की दलीय व्यवस्था यहाँ पर कायम है। तो इसका जो कंटेंट है बच्चों, उसमें 3 टॉपिक जो हैं वो आपके मेन इंपॉर्टेंट दिए गए हैं। पहला है कांग्रेस सिस्टम, दूसरा है बाय पार्टी सिस्टम अर्थात द्विदलीय प्रणाली, और तीसरा है मल्टी पार्टी कोलिएशन सिस्टम यानी बहुदलीय गठबंधन प्रणाली। तो हम तीनों पर फोकस करेंगे कि सबसे पहले कांग्रेस सिस्टम यानी आज का जो हमारा वीडियो है हम इसी पर फोकस्ड है। कांग्रेस सिस्टम क्या था, ये तीनों पॉइंट्स को आप बच्चों इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि भारत की आज़ादी के बाद जो टाइम था वो कांग्रेस सिस्टम या कांग्रेस प्रणाली का समय था। यानी स्टार्टिंग के अंदर भारत में एक दलीय प्रभुत्व का दौर था। केवल एक दल कांग्रेस ही था जो सबसे प्रमुख दल था और विपक्षी दलों को कोई महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं था भारतीय राजनीति में। और उसके बाद सेकंड फेज जो आया वो द्विदलीय प्रणाली का आया और थर्ड फेज जो आया वो बहुदलीय प्रणाली का आया। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि कांग्रेस प्रणाली या कांग्रेस सिस्टम किसे कहा जाता है। भारतीय राजनीति में 1952 से 1967 तक एक दल अर्थात कांग्रेस प्रणाली के प्रभुत्व का दौर रहा। देश के पहले 3 आम चुनावों में कांग्रेस को लोकसभा में 3/4 के लगभग स्थान प्राप्त हुए और राज्यों की विधानसभाओं में भी कांग्रेस विजयी रही। इसके परिणाम स्वरूप केंद्र तथा लगभग सभी राज्यों में कांग्रेस के मंत्रिमंडल बने। भारत में एक पार्टी के प्रभुत्व की प्रकृति विश्व के अन्य देशों की तुलना में निराली है। मतलब अन्य देशों में जो एक दलीय प्रभुत्व है वो तानाशाही के हिसाब से है, वो संवैधानिक रूप से, या तो संविधान ने कह दिया कि एक ही पार्टी वन पार्टी सिस्टम रहेगा, या कोई सैनिक तंत्र हावी कर दिया गया, या किसी तरीके का अन्य दबाव बनाकर एक ही पार्टी को विजयी करार दिया गया। परंतु भारत में ऐसा नहीं था। भारत में जो ये एक पार्टी का प्रभुत्व था यह जनता की इच्छा से था। इसमें क्या था, भारत में कांग्रेस का प्रभुत्व किसी संवैधानिक दबाव या सैन्य सत्ता के कारण नहीं था, बल्कि जनमत की इच्छा के अनुसार कायम हुआ था। इसे लोकतांत्रिक व्यवस्था का तार्किक परिणाम भी माना जाता है। अब देखिए, सबसे पहला दौर कांग्रेस प्रणाली में किसका था? पंडित जवाहरलाल नेहरू का। आप लोग सब जानते हैं, हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। कांग्रेस पार्टी के नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने और भारत में कांग्रेस सरकार की स्थापना हुई। वह इस पद पर अपनी मृत्यु तक निर्विरोध बने रहे। और उनके बाद लाल बहादुर शास्त्री 27 मई 1964 को नेहरू जी की मृत्यु के बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्यों ने आपस में एकमत होकर लाल बहादुर शास्त्री को भारत के प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया। नेहरू की मृत्यु के बाद एक बार देश को लगा था कि अब कौन, और उनके उत्तराधिकार को लेकर एक समस्या और एक संशय पूरे देश के सामने था। परंतु कांग्रेस के प्रमुख नेताओं ने इस समस्या का समाधान बहुत ही परिपक्वता और शांति के साथ किया, और यही कांग्रेस की विशेषता थी उस समय की कांग्रेस। और लाल बहादुर शास्त्री, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि उनकी भी अचानक ताशकंद समझौते के दौरान ताशकंद में ही मृत्यु हो गई थी। तो शास्त्री जी की असामयिक मृत्यु के बाद देश में कांग्रेस के सामने फिर से उत्तराधिकार का प्रश्न पैदा हो गया कि अब देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। परंतु इस समय फैसला एकमत से नहीं हो सका। पहले लाल बहादुर शास्त्री के समय पर फैसला एकमत से हुआ था, और इस वक्त कांग्रेस संसदीय दल ने आपस में मतदान किया और मतदान से इस समस्या को सुलझाया। और मतदान में सिंडिकेट ने इंदिरा गांधी को उत्तराधिकारी के रूप में चुना। गैर कांग्रेसवाद, अब एक ये नई टर्म है। ये उस समय जब इंदिरा गांधी को चुन लिया गया और उनको प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त कर दिया गया, उसके बाद चुनावों की घोषणा होने वाली थी 1967 में। उससे पहले एक टर्म नॉन कांग्रेसिज्म, ये टर्म उत्पन्न हुई
राजनीति की उठापटक, आर्थिक कठिनाइयों तथा जन आंदोलन की पृष्ठभूमि में राम मनोहर लोहिया ने गैर कांग्रेसवाद की राजनीति को जन्म दिया। राम मनोहर लोहिया का पूरा टॉपिक आप आने वाले अध्यायों में पढ़ेंगे। और ये पृष्ठभूमि भी आपको पता है कि हमने 62 का युद्ध इंडिया चाइना का हम हारे, फिर 65 के अंदर भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, और इन सब युद्धों के चलते, और उस समय सूखा भी पड़ा, अकाल भी पड़ा, उन सब के चलते हुए भारत की आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। तो इन सब पृष्ठभूमि के अंदर सारे जो दल थे वो इन परिस्थितियों के लिए कहीं ना कहीं कांग्रेस को जिम्मेदार मानते थे, और वो सब कांग्रेस के खिलाफ हो गए। राम मनोहर लोहिया ने सभी विपक्षी दलों को एक मंच पर आने की प्रेरणा दी। उन्होंने चुनाव परिणामों का विश्लेषण करके यह निष्कर्ष निकाला कि कांग्रेस को 40 से 50% से अधिक वोट नहीं मिलता, परंतु संसद में उसे 3/4 सीटें प्राप्त हो जाती है और देश का 50% से अधिक मतदाताओं का वोट बढ़ जाता है, क्योंकि सामने कोई भी स्ट्रॉन्ग पार्टी नहीं होती और निर्दलीय और विभिन्न प्रकार के दल होते हैं, साम्यवादी दल, किसान पार्टियां, बहुत तरीके की पार्टियां होती है, उन सब के अंदर वो वोट 50% बढ़ जाता है, इसीलिए उन्हें सीटें प्राप्त नहीं होती। अतः उन्होंने विपक्षी दलों से अपील की कि वह एकजुट होकर कांग्रेस के विरोध में चुनाव लड़े, और उन राम मनोहर लोहिया के इसी विचार को गैर कांग्रेसवाद कहा जाता है। बच्चों, ये 2 नंबर का प्रश्न बनता है और अक्सर एग्जाम में आता है, इसीलिए इसे आप नोट करेंगे। फिर देखिए, गैर कांग्रेसवाद हुआ और 1967 के चुनाव आ गए। अब ये जो चुनाव का जो रिजल्ट आया वो उसे एक राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी गई। क्यों दी गई? इस आम चुनाव में कांग्रेस पहली बार लोकसभा तथा विधानसभाओं के लिए नेहरू के बिना मतदाताओं से वोट मांग रही थी, और उधर दूसरी सभी पार्टियां गैर कांग्रेसवाद के नाम पर एक होकर चुनाव लड़ रही थी। तो पूरी भूमिका बन चुकी थी, और उसका रिजल्ट क्या निकला? लोकसभा की 520 सीटों में से कांग्रेस को इस बार केवल 283 सीटें मिली। 283 सीटों का मतलब था कि उनकी सरकार तो बन गई, जबकि परंतु उनको तीसरे आम चुनाव में क्या हुआ था? 361 सीटें मिली थी। इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल के आधे मंत्री चुनाव हार गए थे। कांग्रेस के कई बड़े बड़े नेता भी लोकसभा चुनाव नहीं जीत सके। उनमें के कामराज, के बी सहाय, एस के पाटिल और अतुल्य घोष, इनके नाम प्रमुख थे। और ये सब जो नेताओं के नाम आप पढ़ रहे हो, सुन रहे, जो चुनाव हारे थे, वो सिंडिकेट के प्रमुख नेता थे। राज्य विधानसभाओं में कांग्रेस का हाल और भी ज्यादा बुरा था। 9 राज्यों में सत्ता कांग्रेस के हाथ से निकल चुकी थी, और इनमें से 7 राज्यों में इसे बहुमत नहीं मिला था, और 2 राज्य ऐसे थे जहां दल बदल के कारण यह पार्टी सरकार बनाने में असफल रही थी। और ये राज्य भी कौन से थे? बहुत बड़े बड़े राज्य थे। नाम आप देखिए: बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल, मद्रास, जिसे कि आज तमिलनाडु कहा जाता है, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान और मध्य प्रदेश। सारे बड़े बड़े राज्य हैं। आपकी बुक में इनका पूरा का पूरा मैप दिखाया गया है। उसमें आप देखेंगे कि आधे भारत के अंदर गैर कांग्रेसी सरकारें राज्यों की विधानसभाओं में बन चुकी थी। अब इसी के साथ एक और क्या दौर आया? गठबंधन की राजनीति। एक नया मुद्दा आया, जहां इससे पहले भारत के अंदर गठबंधन का जिक्र नहीं होता था, परंतु राज्यों की विधानसभाओं के लिए गैर कांग्रेसवाद के साथ साथ गठबंधन की राजनीति का दौर भी शुरू हो गया। कई राज्यों में अनेक पार्टियों ने गठबंधन की सरकारें बनाई, जिसमें पंजाब में पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट और बिहार में संयुक्त विधायक दल आदि के नाम बहुत प्रसिद्ध हुए। एक और चीज उभरकर उस दौर में सामने आई, वो थी दल बदल की राजनीति। ये जो दौर था, इसमें नेताओं ने दल बदल को एक खेल समझ लिया। दल बदल की विकृति भी इसी दौर में देखने को मिली। उस समय दल बदल के खिलाफ कोई ठोस कानून नहीं था, इसीलिए जनप्रतिनिधि खुले आम दल बदल कर रहे थे। हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने सोचा भी नहीं था कि इस तरीके का लोकतांत्रिक व्यवहार और राजनीतिक व्यवहार देखने को मिलेगा। वो इस उनकी कल्पना से परे की चीजें थी ये, कि इतनी अनैतिकता राजनीतिक दलों के नेताओं के बीच आ जाएगी कि वो किसी पार्टी के नाम से टिकट लेकर चुनाव जीतेंगे और जीतने के बाद किसी दूसरी पार्टी में जा मिलेंगे। और यही उस समय हो रहा था। 1967 के चुनाव के बाद हरियाणा,
मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के उम्मीदवारों में खुलेआम दल बदल करके गैर कांग्रेसी सरकारों के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की होड़ सी लग गई। एक नाटकीय घटनाक्रम में हरियाणा के एक विधायक, जिनका नाम क्या था, गयालाल, ने 15 दिन के भीतर 3 बार दल बदल किया और हिंदी का एक मशहूर मुहावरा बना दिया, जिसको कहा जाता है आया राम गया राम, और एक मुहावरा बन गया उनके लिए, इतना ज्यादा ये लोकप्रिय हुए। अन्य राज्यों जैसे राजस्थान, बिहार, पंजाब तथा पश्चिम बंगाल में भी दल बदल खुले रूप में देखने को मिला और यहाँ तक कहा जाता है कि उस दौर में लगभग 600 विधायकों ने जगह जगह अपना दल बदल किया। सोचने की बात है कि कितनी बड़ी समस्या भारतीय राजनीति के सामने आ गई थी। और बच्चों, ये भी एक नंबर का प्रश्न आता है कि आया राम गया राम से आप क्या समझते हैं। 1 मार्क का क्वेश्चन है ये, तो इसे भी ध्यान कीजिएगा। फिर देखिए, चुनाव केंद्र में इंदिरा गांधी की सरकार बन चुकी थी, राज्यों के अंदर गठबंधन सरकारें थी, परंतु एक मुद्दा यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गर्म हो रहा था, वो था इंदिरा गांधी और सिंडिकेट का विवाद। अब सिंडिकेट क्या था? सिंडिकेट कांग्रेस पार्टी के संगठन से जुड़े महत्वपूर्ण नेताओं का समूह था, जिसे कि सिंडिकेट कहा जाता था। इसके प्रमुख नेताओं में के कामराज, के पाटिल, के निजलिंगप्पा, डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी, अतुल्य घोष आदि शामिल थे। सिंडिकेट ने इंदिरा गांधी के चयन के समय यही सोचा था कि इंदिरा गांधी उनके प्रभाव में रहेगी, उनकी सलाह मानेगी और उन्हीं की नीतियों पर अमल करेगी। परंतु 1967 में सिंडिकेट के प्रमुख नेताओं की हार के बाद इंदिरा गांधी ये समझ गई कि इन नेताओं का प्रभाव देश की जनता पर खत्म हो चुका है और उन्होंने अपनी अलग नीतियों का क्रियान्वयन प्रारंभ कर दिया, जिससे कि सिंडिकेट के नेता और इंदिरा गांधी के बीच एक तनाव और विरोध उत्पन्न होने लगा। यानी इंदिरा गांधी के डिसीजन अलग होते थे और सिंडिकेट के डिसीजन अलग होते थे। और इसी मुद्दे की परिणति सबसे ज्यादा देखने को मिली 1967 के राष्ट्रपति चुनाव में। इस चुनाव में क्या हुआ? 1967 के राष्ट्रपति चुनाव में सिंडिकेट और इंदिरा के मतभेद खुलकर सामने आ गए। सिंडिकेट ने लोकसभा अध्यक्ष नीलम संजीव रेड्डी को कांग्रेस का उम्मीदवार बनाकर प्रस्तुत किया। अब इंदिरा गांधी की नीलम संजीव रेड्डी से कभी नहीं बनती थी। उन्होंने पीछे की पीछे उस समय के तत्कालीन उपराष्ट्रपति वीवी गिरी को स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में समर्थन दे दिया। स्वतंत्र उम्मीदवार से मतलब निर्दलीय, यानी वो किसी दल के कैंडिडेट नहीं थे, और उनको समर्थन देकर उन्हें चुनाव में खड़ा कर दिया। इंदिरा गांधी ने कांग्रेस के और साथ में क्या किया, कांग्रेस के सदस्यों को अंतरात्मा की आवाज पर वोट डालने की अपील भी की और इसी के परिणाम स्वरूप वीवी गिरी यह चुनाव जीत गए। यह चुनाव इंदिरा गांधी की सिंडिकेट के मुकाबले जीत थी। मतलब वीवी गिरी की जीत नहीं थी, ये जीत थी इंदिरा गांधी की, कि इंदिरा गांधी जिस कैंडिडेट को चाहेगी, देश के जनता और देश के चुने हुए प्रतिनिधि उसी कैंडिडेट को जिताएंगे। यह स्पष्ट संकेत था कि कांग्रेस इंदिरा गांधी के समर्थन में है और सिंडिकेट के नेताओं का प्रभाव अब पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। अब देखो, अब लड़ाई और आगे बढ़ गई। अब क्या हुआ? कांग्रेस का विभाजन हो गया। राष्ट्रपति चुनाव में हार के बाद मोरारजी देसाई ने त्यागपत्र दे दिया और मोरारजी देसाई के त्यागपत्र के बाद सिंडिकेट के साथ इंदिरा गांधी का टकराव और ज्यादा बढ़ता चला गया। नवंबर 1969 में कांग्रेस के अध्यक्ष निजलिंगप्पा ने इंदिरा गांधी, जगजीवन राम आदि नेताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया, यानी जो प्रधानमंत्री है उसे पार्टी से निकाल दिया, डिसिप्लिन रिएक्शन लेते हुए कि इन्होंने कांग्रेस के जो डिसिप्लिन था उसको नहीं माना। और कांग्रेस का एक बड़ा गुट उनके साथ था। किसके साथ? इंदिरा गांधी के साथ, और सत्ता के विभिन्न पदों पर आसीन था। तो सिंडिकेट के नेतृत्व वाली कांग्रेस को कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन कहा गया और इंदिरा गांधी वाली पार्टी को कांग्रेस आर यानी कांग्रेस रूलिंग कहा गया। और अब इंदिरा गांधी को, जगजीवन राम को और नेताओं को निष्कासित किया। वो सब क्या थे? वो सब बड़े बड़े पदों पर आसीन थे। तो इंदिरा गांधी ने क्या कहा? कांग्रेस वही है जहां पर हम हैं।
ठीक है। तो इन्हें क्रम से पुरानी कांग्रेस और नई कांग्रेस कहा गया। तो इंदिरा गांधी ने दावा कर दिया कि ये जो निष्कासित कर रहे हैं इनकी पार्टी कांग्रेस पार्टी है ही नहीं, कांग्रेस पार्टी तो हमारी पार्टी है। तो अब आगे देखिए बीच में क्या हुआ कि इन्होंने अपना सपोर्ट वापस ले लिया। तो इंदिरा गांधी समझ गई थी कि सरकार गिर जाएगी, तो उन्होंने 1971 तक ये एक साल ये खींचातानी चली और इसके बाद मध्यावधि चुनावों की घोषणा हो गई और फरवरी 1971 में चुनाव करवाए गए, जिसमें मुकाबला इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस और सभी विपक्षी दलों के गठजोड़ ग्रैंड अलायंस का था। यानी ग्रैंड अलायंस किसको कहा गया कि पहले जो वो एक गैर कांग्रेसवाद के चक्कर में विपक्षी दल एक हो गए थे और साथ में कांग्रेस ओ जो सिंडिकेट के नेता थे वो भी उनसे जा मिले। अब एक तरफ केवल इंदिरा गांधी और दूसरी तरफ सारे विरोधी। ग्रैंड अलायंस को इंदिरा के खिलाफ महाजोट का नाम दिया गया क्योंकि इस ग्रैंड अलायंस में पीएसपी, एसएसपी ये सब पार्टियों के नाम है, स्वतंत्र पार्टी, भारतीय क्रांति दल, भारतीय जनसंघ आदि सभी एक ही छाते के नीचे आ गए थे। इंदिरा गांधी ने इसी चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा दिया था और अपना 10 सूत्रीय कार्यक्रम जनता के सामने रखा। इस 10 सूत्रीय कार्यक्रम की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? प्रीवी पर्स की समाप्ति, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, भूमि सुधार आदि इसके प्रमुख कार्यक्रम थे। अब इसका रिजल्ट क्या निकला देखो, कांग्रेस की जीत और कांग्रेस प्रणाली की पुनर्स्थापना। कौन सी कांग्रेस की जीत? इंदिरा कांग्रेस की जीत। 1971 के चुनावों में श्रीमती गांधी की पार्टी को लोकसभा में 518 सीटों में से 352 सीटें प्राप्त हुई। जनता ने इंदिरा हटाओ नारे की बजाय गरीबी हटाओ नारे को अधिक पसंद किया। 1971 के चुनाव में पुरातन नेताओं के कांग्रेस के संगठन का सफाया हो गया और इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस ही असली कांग्रेस बनकर कांग्रेस की उत्तराधिकारी बन गई। इंदिरा गांधी देश की जनता की एकमात्र नेता बनकर उभरी और इन्हें चुनौती देने वाला कोई दल उस समय नहीं बचा। अब देखिए ये मेन पॉइंट है कि भारत में कांग्रेस प्रणाली के प्रभावी बने रहने के कारण कि कांग्रेस प्रणाली क्यों इतनी प्रभावशाली थी, उसके देखिए कुछ पॉइंट्स हैं। अगर आपको बड़ा प्रश्न आता है तो आपको इनकी डिटेल्स भी नोट करके लिखनी होगी, पर पॉइंट्स क्या हैं? भारत की चुनाव प्रणाली सर्वाधिक वोट पाने वाली की जीत। सबसे पहले तो कांग्रेस को ज्यादा सीटें क्यों मिलती थी? क्योंकि आपने ये पढ़ा हुआ है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के अंदर जिसे सबसे ज्यादा मत मिलते हैं वही आदमी जीतता है। फिर उसमें 30% वाला भी जीत जाता है और 70% वोट बेकार हो जाते हैं, ये भी उसके अंदर हो सकता है। तो हमारी जो चुनाव प्रणाली है वही कांग्रेस को प्रभावशाली बना रही थी। अभी जैसे आज भी क्या होता है, आज भी जो दल है, अब जैसे बीजेपी है, अभी वो सत्ता में प्रभाव में, पर वोटिंग परसेंट उसका कम है और सीटें ज्यादा है। जो बात पहले कांग्रेस के ऊपर लागू होती थी वही बात आज बीजेपी के ऊपर लागू होती है कि वोट परसेंट उनका कम होता है और उनको सीटें ज्यादा मिलती है। फिर दूसरा पॉइंट क्या था कि राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस की प्रशंसनीय भूमिका, यानी जो भारत का स्वतंत्रता संग्राम था उसमें कांग्रेस ने ऐसा रोल अदा किया था कि जिसकी बदौलत हम ये कह सकते हैं कि हमने स्वतंत्रता हासिल की। और स्वतंत्रता से पहले ही कांग्रेस का विस्तार देश के हर हिस्से में हो चुका था, यानी देश के हर हिस्से में कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद थे। कांग्रेस का व्यापक सामाजिक आधार, यानी समाज के अंदर हर वर्ग, हर जाति, धर्म, संप्रदाय का व्यक्ति कांग्रेस पार्टी का मेंबर था। और फिर देश की आजादी के प्रमुख नेताओं का कांग्रेस में शामिल होना, यानी आजादी की लड़ाई में जो अग्रणी नेता थे वो सभी कांग्रेस के सदस्य थे। कांग्रेस का जनव्यापी राजनीतिक पार्टी होना, यानी जन जन तक पहुंची हुई राजनीतिक पार्टी थी, कोई और नई पार्टी ऐसी नहीं थी जिसका प्रचार प्रभाव लोगों के ऊपर उतना व्यापक हो जितना व्यापक की कांग्रेस के ऊपर कांग्रेस का प्रभाव था। फिर सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज आती है कांग्रेस का विचारधारात्मक गठबंधन होना। विचारधारात्मक गठबंधन से मतलब है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर हर विचारधारा के व्यक्ति मौजूद थे। उसमें साम्यवादी, समाजवादी, दक्षिणपंथी और उदारवादी, पूंजीवादी सभी विचारधारा के नेता कांग्रेस पार्टी के अंदर विद्यमान थी।
तो कांग्रेस जो था वो अपने आप में एक विचारधाराओं का समूह था, किसी एक विचारधारा को लेकर चलने वाला दल नहीं था। फिर एक लास्ट और इम्पॉर्टेंट क्वालिटी जो कांग्रेस पार्टी की थी वो थी इसका तालमेल व सहनशीलता की प्रवृत्ति। अब आप ऊपर वाले पॉइंट से इसको कोरिलेट करके समझिए कि सारे विचारधाराएं उसके अंदर विद्यमान है। कैसे हो सकती है विद्यमान? जब उनकी दूसरे के विचारों को सहन करने की शक्ति हो। और कांग्रेस की अंदर यही सहनशीलता थी कि वो सभी विचारों को अपने अंदर समाहित कर सकती थी। जहां पर भी आप देखेंगे कि आप दूसरे के विचारों का आदर नहीं करेंगे, दूसरे के विचारों को नहीं समझेंगे, तो वहां पर तनाव होगा और फिर कभी भी एकता नहीं रह सकती। तो लोकतंत्र का सबसे बड़ा गुण यह है कि हर व्यक्ति को अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने का और हर व्यक्ति के विचारों का सम्मान होना भी जरूरी है। तो ये प्रवृत्ति जो थी ये कांग्रेस के अंदर उस समय मौजूद थी। इसी कारण कांग्रेस उस समय एक दलीय प्रभुत्व वाली पार्टी थी। इसका एकमात्र प्रभुत्व कब तक बना रहा? ये 71 के इलेक्शन है, उसके बाद भी आप आगे पढ़ेंगे आपातकाल लगा, आपातकाल के बाद वापस कांग्रेस इंदिरा गांधी 77 के चुनाव में फिर से जीत कर आई और फिर उसके बाद राजीव गांधी ने पूरा बहुमत हासिल किया। तो कहने का मतलब है कि 80 के दशक तक कांग्रेस एकमात्र पार्टी बनी रही और एक दलीय प्रभुत्व का दौर बना रहा। अगले वीडियो में हम देखेंगे द्विदलीय प्रणाली किस प्रकार भारत के अंदर कायम हुई और किस तरीके से द्विदलीय व्यवस्था जो है वो नुकसानदायक है, उसके दोष क्या है, उसके लाभ क्या है, ये सब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आप इसी के नोट्स बनाइए और अपनी पढ़ाई मन लगा के कीजिए। आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, 12th के एग्जाम जरूर होंगे, किसी तरीके की रियायत की उम्मीद मत कीजिएगा और अपनी पढ़ाई अच्छे से कीजिए।